अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास फिज़िक्स के प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर कराया था और आज हम फिज़िक्स का करेंगे। केमिस्ट्री का हो चुका था, फिज़िक्स का करेंगे। और ये MCQs की वीडियो भी बन चुकी है, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अच्छा, मैं केमिस्ट्री के भी मैंने करा चुका हूँ, यहीं के प्रैक्टिकल सेंटर के केमिस्ट्री का ये सॉल्यूशन मौजूद है मेरे चैनल पर और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये सारे मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन वगैरह, केमिकल, ये चेन रिएक्शन बोल रहा हूँ, ये चेन का नेमिंग है, मतलब आयोपैक नेमिंग, नोमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ कराया हुआ है। ठीक है, आप जाके देख लें वहाँ से। तो कितने टोटल न्यूमेरिकल हैं यहाँ पर? ये 2 इस पेज पर हैं, 2 ये रहे और बाकी ये सारे इस पेज पर न्यूमेरिकल हैं। और अगला पेज सेक्शन सी का है, आगे नहीं है, बस यहीं पर है। इतने इंशाल्लाह करेंगे तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ही लगते हैं। ये इनके क्यों लगते हैं? इनका एक तो इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर बनाते हैं, ऊपर से ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं कि कुछ ना कोई तो पेपर में आ ही जाते हैं, इन्हीं का क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और 60 से 70% आता है इनका कोई पेपर जो होता है ना, आता है। तो इनको हम कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर कोई मसला नहीं होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखें, हाउ लॉन्ग will it take for 25% of the carbon atom in a sample of carbon 12 to decay। टाइम हमें मालूम करना है कि 25%, 25% जो कार्बन 14 का एटम है ना, वो कार्बन 14 में कितना डिके करेगा, कितने टाइम में डिके होगा। ठीक है, 25% वो कितने टाइम में डिके होगा कार्बन 14 में। तो देख लेते हैं भाई कैसे होता है। तो हमें टाइम एग्जैक्टली मालूम करना है, वो हमें एग्जैक्ट तो नहीं, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन टाइम मालूम करना है। तो टाइम मालूम करना है, जो 25% है ना, ये डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा, यहाँ डेल्टा को नेगेटिव पुट करना है, -25 पुट करना है। तो 25 पुट नहीं करना, क्योंकि ये डेल्टा की वैल्यू है, ये माइनस हो रही है, ये कम होता जा रहा है, इसलिए हम इसे नेगेटिव पुट करेंगे। मैंने इस पूरे क्वेश्चन में पॉजिटिव 25 पुट किया है, इसलिए आंसर मेरा बुक से मैच नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव पुट करना है। तो फिर आगे एक तब्दीली आएगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो नेगेटिव पुट करके देखें तो इंशाल्लाह क्या है, बस ये परसेंट है, वो तादाद दी गई है। डेल्टा मतलब थोड़ी सी तादाद दी जाती है, तो ये थोड़ी सी वो तादाद है। कितनी है तादाद? 25% है। बस इतना ही सब कुछ हमें दिया गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो करते हैं सॉल्यूशन भाई इसका। यहाँ पर एक तो नहीं, कम से कम 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपको डेल्टा का फॉर्मूला आना चाहिए। डेल्टा का फॉर्मूला होता है डेल्टा परसेंट का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब नहीं यार, इतना अजीब भी नहीं है। n-n0 अपॉन n0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये n0 जो है ना, ये बाकी बचने वाली तादाद है और n है ओरिजिनल तादाद है। बस इसे आप छोड़ दें, ये फॉर्मूला है, आप हमने इसको अप्लाई करना है। अच्छा, इस फॉर्मूले में वैल्यू, अच्छा इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे, क्योंकि हमें टाइम मालूम करना है। देखो, इस फॉर्मूले में कहीं भी टाइम नहीं है, तो यहाँ से आएगा क्या? यहाँ से थोड़ी सी चीज़ आएगी, वो अगले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा कि हमने एक्चुअली इसमें किया क्या है। ठीक है, तो पहले इसे देख लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। इसमें डेल्टा परसेंट में पुट करना है। हमें कितना दिया हुआ है? 25, तो 25 ही पुट करेंगे, परसेंट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परसेंट ऑलरेडी लिखी हुई है। ये जो 25 होता है ना, ये परसेंट में ही होता है। अच्छा, ये इसी कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो हम इसे ऐसे ही पुट कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 25 से 100 डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा? 0.25 इज इक्वल टू n-n0 अपॉन n0। अगर यहाँ पर मैं LCM को ब्रेक कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं है, कोई मसला होना तो नहीं चाहिए वैसे, और मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। LCM को ब्रेक कैसे करूँगा? ये जो n0 है, ये किसके नीचे है? n के नीचे भी है और n0 के नीचे भी है। तो n के नीचे भी मैं n0 पुट कर देता हूँ और n0 के नीचे भी n0। अच्छा, इसे n0 बोलते हैं, n छोटा सा o जो है ना, इसे n0 कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये देखो, ये n0 से n0 कट गया और यहाँ क्या बच गया? यहाँ 1 बच गया, इज इक्वल टू n अपॉन n0 -1। ये -1 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा। 0.25 + 1 इज इक्वल टू n अपॉन n0। अच्छा, तो मेरा n थोड़ा सा अजीब है, नहीं थोड़ा अजीब नहीं, ज़्यादा अजीब है, या फिर अजीब ही नहीं है। अच्छा, अब 0.25 में 1 प्लस करोगे तो
यहाँ पर क्या है, अगर हम 25 को माइनस में पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -0.25, और -0.25 है 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0.75, जो कि मैंने आगे किया हुआ है 1.25। तो 1.25 नहीं करना, मैं आपको एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ, 0.75 करना है। आंसर क्या आएगा 0.25 + 1, 0.25 + 1, अच्छा 1.25 आंसर आ रहा है, ठीक है। 0.25 में जब 1 प्लस किया तो 1.25, तो मेरा आंसर आ गया 1.25 = n/n0। यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतना मुश्किल काम किया ही नहीं है। फॉर्मूला पुट किया, उसमें वैल्यू पुट किया और ड्राइव करते गए, यहाँ तक आ गया। बस यहाँ तक हमारे बात, एक काम हमने कर लिया। मगर यहाँ पर एक थोड़ा सा और काम करना है। मैंने जैसे कहा था 2 फॉर्मूले यूज़ करेंगे। इसका n0 का भी एक फॉर्मूला है। n0 का क्या फॉर्मूला है, उसके फॉर्मूले में थोड़ा से मसाइल हैं। वो मसाइल ये हैं, 1/2 की जो पावर है ना, वो t/t हाफ लाइफ ये फॉर्मूला है n/n0 का। ये क्या बोलता है, जो n/n0 है ना, वो 1/2 की पावर t/t हाफ लाइफ है। ये t हाफ लाइफ क्या है, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगी। अब बोलो सब हर चीज़ थोड़ी देर में पता चलेगी तो थोड़ी देर बाद ही पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं बोलना यार। तो थोड़ी देर बाद पढ़ने के लिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं थोड़ी देर बाद जानने के लिए। तो n/n0 की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है। तो जहाँ मुझे n/n0 नज़र आए वहाँ मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूँ, बिल्कुल पुट कर दूँ यार। ये देखो ये क्या है, n/n0 है, तो मुझे यहाँ पर क्या पुट करना चाहिए, ये वाली वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो चलो कर देते हैं। ये देखो मैं अभी इक्वेशन 1, यहाँ अगर इक्वेशन 1 इसका नाम ले लूँ और इसका नाम इक्वेशन 2 ले लूँ, और यहाँ पर मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पर इम्प्लाइज दैट कर रहा हूँ। ये 1 बना के डबल एरो बना दो, तो इसका मतलब ये है कि मैंने इक्वेशन 1 को उठाया हुआ है और उसके अंदर तब्दीलियाँ करूँगा। इसका मतलब ये है 1.25 = n/n0 लिख दूँ। क्यों लिख दूँ, n/n0 की वैल्यू लिख दूँ, और n/n0 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है। तो चलो लिख देता हूँ 1/2 t/t। अच्छा, हाफ लाइफ लिखने की बजाय ना मैं HL लिख दूँ, चलेगा, H फॉर हाफ, L फॉर लाइफ, HL, ठीक है, बस हो गया। अब इसके बाद मुझे t को फाइंड करना है। t जो है वो पावर में है। अब t पावर में हो तो वो फाइंड नहीं हो सकता, उसे t को नीचे उतारना पड़ेगा। जैसे कि ये बाकी के नंबर नीचे ज़मीन पर है ना, ज़मीन पर उतारना पड़ेगा। ये t है, मुझे ये वाला t फाइंड करना है। ये t हाफ लाइफ मुझे पता है। मुझे कैसे पता है, t हाफ लाइफ मुझे हर एलिमेंट की पता है। मुझे नहीं पता, आपको भी पता हो जाएगी। हमारी जो बुक है ना, उसमें लास्ट का चैप्टर ही है ये। उस लास्ट चैप्टर के लास्ट के पेजेस में ही हर एटम की हाफ लाइफ लिखी हुई है। तो उसमें हाफ लाइफ जो है ना, इस एटम की कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई है, 5730 एयर। अच्छा, ये एयर में लिखी हुई है, ठीक है, 5730 एयर, मतलब 5730 साल में इसकी आधी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे हाफ लाइफ तो पता है। THL ये तो मुझे पता है। ऊपर वाला t निकालना है, ऊपर वाला t ऑलरेडी पावर में है, उसे नीचे लाने के लिए हमें लॉग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चैप्टर 3 था हमारे ज़माने की मैथ की बुक में, अब पता नहीं कौन सा, शायद चैप्टर 2 है मैथ में, लॉग का चैप्टर। तो लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऐसे लिया जाता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में OBS लिख दो, ऑन बोथ साइड। तो कैसे लेंगे लॉग 1.25 = अच्छा, लॉग जब लेते हैं तो लॉग काम क्या करता है, लॉग सीढ़ी का काम करता है। किसके लिए, पावर के लिए। पावर को ना नीचे उतार देता है। तो पावर को कैसे उतारेगा, कुछ इस तरह से उतारेगा, ये t है, t/THL मतलब t हाफ लाइफ। तो log 1/2 कितना होता है, देखो 1/2 होता है 0.5। तो मैं 0.5 लिख दूँ, बिल्कुल लिख देता हूँ। तो ये लो, ये देखो, बात समझ आई। ये जो पूरी पावर थी, ये क्या थी, ये पूरी पावर थी। हमें इसको नीचे उतारना था, ज़मीन पे उतारना था। हमें ज़मीन पर क्यों उतारना था, क्योंकि हमें t की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें टाइम फाइंड करना था। तो जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है ना, वो पावर में चढ़कर नहीं मालूम की जा सकती, उसे ज़मीन पर उतारना पड़ता है। और ज़मीन पर उतारने के लिए हमें सीढ़ी लगाई। हमने कौन सी सीढ़ी लगाई, लॉग लगाई हमने। लॉग क्या काम करता है, सीढ़ी का काम करता है, पावर को ज़मीन पर खींचाता है। तो देखो
हमने यहाँ पर log लगाया तो ये जो पावर थी ना वो log से पहले आ गई है। देखो log से पहले पावर ज़मीन पर आ गई, log का log आ गया और 1/2 का 1/2 ही आ गया है। ये 1/2 को मैंने पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया है, डेसिमल में लिख दिया, ठीक है, 0.5 कर दिया। अब इसे आगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हमें टी को अलग करना है, इसे अलग करने के लिए ये जो बुरी चीज़ है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। log 0.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। कर देते हैं डिवाइड, log 0.5। यहाँ तक बात सब क्लियर है ना। आगे THL। अच्छा THL मैंने क्यों लिखा है, THL की वैल्यू ना लिख दूँ 5730 यार, तो लिख देता हूँ, और क्या इसमें क्या। अच्छा यहाँ THL क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर जब आएगा इक्वल टू के उस तरफ, क्योंकि मुझे टी को अलग करना है ना, जब टी को अलग करूँगा तो इसके साथ जो चीज़ डिवाइड हो रही है इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.25 अपॉन log 0.5 मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दूँ, THL लिख दूँ या फिर THL की वैल्यू लिख दूँ। टी हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी है 5730 इज इक्वल टू टी। यहाँ तक किसी को गड़बड़ है? अरे नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी गड़बड़ है ना, थोड़ा सा आप पीछे जा लें चाहे वीडियो में, तो वहाँ से जाके देख लें आसानी से, टाइम भी आपका बच जाएगा, ठीक है। इससे आगे कैलकुलेटर का काम है और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेट करो टी की वैल्यू आ जाएगी log 1.25। अच्छा मैं सब चीज़ कैलकुलेटर पे पुट करूँ, चलो आपके सामने ही कर देता हूँ। log इसे अपोन में भी, सॉरी यार, log कितना था अबे यार, क्या हो रहा है, log 1.25 और log 0.5, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई 5730, ये वैल्यू आ गई 1844। अच्छा माइनस में आई ये वैल्यू 1844647, 1844.647। माइनस का चक्कर मैं आपको बताता हूँ, 1844647 टाइम बराबर है 1844.647 ईयर। अच्छा लोग ये टाइम वैल्यू माइनस में क्यों आई है, क्योंकि क्वेश्चन में एक गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी, जो हमारी बुक में ही क्वेश्चन दिया हो, ये पूरा बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है लास्ट चैप्टर का, गालिबन 3 ही है, हाँ 3 ही है मेरे ख्याल से। उसमें 25% ही लिखा हुआ है, मगर हमने पुट कौन सा करना है, 20% पुट करना है। क्यों पुट करना है, अगर हम log की यहाँ वैल्यू 20% पुट करेंगे ना, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.25 नहीं आएगा, और log 1.25 माइनस में होता है। log 1.25 सॉरी log 0.5 log 0.5 माइनस में आ रहा है। अगर हम log 20% पुट करेंगे तो ऊपर वाला भी माइनस में आएगा और नीचे वाला भी माइनस में आएगा, तो इसलिए ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस से कट जाएगा। लेकिन एग्जाम में भी आपका 25% आ जाए, अब कैलकुलेट करेंगे आंसर टी माइनस में आ जाए, तो माइनस आपने निगलेक्ट कर देना है, क्योंकि साल माइनस में होते नहीं है। तो साल किस में होते हैं, अरे साल फासला ये माइनस नहीं होता, ये पॉजिटिव ही होता है, तो आपने इसे पॉजिटिव पुट करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसमें अगर कोई मसला हो तो आप ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया और ये बुक के आंसर से अलग आएगा, क्योंकि वहाँ पर बुक का जो है वो 20% से सॉल्व किया हुआ है, हमने 25% से सॉल्व किया। आप इस तरह से भी करेंगे ना तो एग्जामिनर नंबर आपको दे देगा। आंसर चेक नहीं होता, खाली प्रोसीजर भी चेक होता है। प्रोसीजर आप जब करेंगे, लॉग लगा रहे हैं, एंटी लॉग लॉग लगा रहे हैं, मतलब टेकिंग लॉग ले रहे हैं, ऊपर 2 फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, इतनी बड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो इन नंबर आपको मिल जाएंगे, घबराएं नहीं आप। चलें भाई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, नहीं अगले पेज से स्टार्ट करते हैं यार। अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड, हमारा ये दूसरा न्यूमेरिकल है। अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, ये क्या है, स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप कैसे होती है, ऐसे 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 होती है, मतलब हर तरफ से उसका जो डिस्टेंस होता है ना वो सेम होता है। एक साइड इसकी 2 सेंटीमीटर की है, तो ये साइड कितने सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर का फ़ायदा यही है ना। तो उसने मुझे ये क्यों दिया है, उसने मुझे ये सिर्फ एक साइड इसलिए दिए ताकि मैं एरिया फाइंड कर सकूं। और एरिया क्यों फाइंड करूं, इस फॉर्मूले में एरिया का काम है। एक लूप की जो वायर है, एक लूप में वो स्क्वायर की है, स्क्वायर लूप है, और उसका एक साइड 2 सेंटीमीटर की है, तो एरिया होती है 2 साइडों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2
इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मगर मुझे सेंटीमीटर में चीज़ें नहीं चाहिए होती, मुझे मीटर में चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करने पड़ते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। आप 4 को 100 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.04 मीटर। एरिया मैंने यहाँ तक जब पढ़ा तो एरिया मालूम हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। कैरीज 2 एम्पियर करंट, ये क्या है? करंट है आई 2 एम्पियर। आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से यूज़ करते हैं, डिनोट करते हैं, और ये है 0.7 टेस्ला। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, ये थीटा है 30 डिग्री। विद द प्लेन ऑफ अ लूप व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप। टॉर्क हमने फाइंड करनी है, ठीक है। चलो भाई, टॉर्क इंशाल्लाह फाइंड हो जाएगी। यूज फिज बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई? इसका फॉर्मूला है टॉ इज इक्वल टू आई बी ए कॉस थीटा। आई बी ए कॉस थीटा। हमारे पास आई कितना है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय एम्पियर कितना था? करंट, सॉरी करंट ही 2 था, और एरिया, ये तो एरिया होता है ना, 0.04 है, 0.04 मीटर, ये है ना एरिया। तो कॉस थीटा, कॉस तो कॉस है, थीटा कितना है? थीटा है 30 डिग्री। इन सब को मल्टीप्लाई कराओ, हमारे पास टॉर्क आ जाएगी। ये इन तीनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद इसका ये आंसर आ गया। तो अब इसका यूनिट क्या होगा? जो इन तीनों का यूनिट होगा ना, वही इसका यूनिट होगा। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर, आई से शो करते हैं, बी का टेस्ला, और एरिया का मीटर स्क्वायर, ATM स्क्वायर। आप इतना लिख देंगे तभी चलेगा, वरना एक टॉर्क का अलग से यूनिट भी होता है इसके लिए, तो वो लिख देंगे तो वो अच्छी बात है। वो इसका यूनिट मैं आपको ना वीडियो के एंड में इंशाल्लाह बता दूंगा, ठीक है। तो अगला न्यूमेरिकल हम देखते हैं भाई, अगला न्यूमेरिकल क्या है। अच्छा, यहाँ से 2 थे, ख़त्म हो गए। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। अगला है हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है। 1 मिनट, क्या है? अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को हम F से शो करते हैं, और ये है 20 सेंटीमीटर। के फॉर्म एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज फॉर्म कर रही है 15 सेंटीमीटर, तो ये लेंस से दूरी, इमेज का फासला है ना, तो इमेज डिस्टेंस को हम Q से शो करते हैं, और ये कितनी है? 15 सेंटीमीटर। आगे क्या? डिटरमाइन द पावर ऑफ लेंस, पावर फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड हाउ फार द ऑब्जेक्ट इज पोजिशन फ्रॉम द लेंस। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फाइंड करना है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम P से शो करते हैं। नहीं, पावर है और वो P है। अच्छा, FPQ भी होता है ना। ये पावर को मैं पावर लिख दूँ क्योंकि P 2 दफ़ा आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम P से शो करते हैं, तो ये P हो गई, और पावर को भी P से शो करते हैं, तो मैंने पावर को पूरा पावर लिख दिया, लेकिन R नहीं लिखा इसका, ठीक है। तो इतना तो चलेगा आपके लिए। चलें भाई, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले P फाइंड कर लेते हैं। इसका क्या फॉर्मूला है? 1/f इज इक्वल टू 1/q प्लस 1/p। इसे 1/p को अलग करने के लिए 1/q यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ऐसे ही करेंगे। 1/f माइनस 1/q। चलिए भाई, वैल्यू पुट कर दें। f की वैल्यू कितनी है? 20, q की वैल्यू 15 है। ये 15 माइनस 20 अपॉन, जब 20 15 से होगा तो डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। 300 1/f बराबर है कितने? इसको सॉल्व करें, 1/f की वैल्यू आ जाएगी -1/60। हमें f चाहिए, तो आपने ये जब एक्सरसाइज में किए होंगे, तो हमने आखिर में इनको क्या हम घुमाते हैं, क्योंकि हमें 1/f नहीं चाहिए, f चाहिए। तो f को ऊपर, 1 को नीचे, नीचे वाला 1 लिखते नहीं है, बस यही फ़ायदा हो जाता है हमारा। और 60 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, -60 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है, हमें पावर फाइंड करनी है, पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस का क्या फॉर्मूला है भाई? पावर असल में फोकल लेंथ की ना इन्वर्स होती है, ठीक है। मतलब फोकल लेंथ का जो उलट होता है वही पावर होती है। जैसे फोकल लेंथ आ गई तो पावर का फॉर्मूला है, पावर बराबर है 1/f। 1 तो 1 है, f कितने हैं? f अभी अभी आया है 60 आया है, -60 आया है, तो पावर कितनी आ जाएगी इसकी? 1/60 कितना होता है? 1/60, 0.016, 0.016 माइनस में सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी f आ गई, सॉरी ये p आ गई, और ये f कहाँ से आई है भाई? ये तो p है ना, यहाँ तो p चल रही थी, हाँ ना, तो मैंने f क्यों लिख दिया? ये p है, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गई थी मेरे से, ये तो मैंने p को अलग कर लिया, तो ये f की तो वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ f नहीं है, यहाँ p है। ये मेरा p आ गया और ये मेरा पावर आ गया, तो सर दोनों आंसर आ गए। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की जानिब। मेरा अगला क्वेश्चन है, मेरा तो नहीं आपके लिए ये है भाई, पेंडुलम वाला है। हमें व्हाट लेंथ ऑफ अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव पीरियड 1 सेकेंड, मतलब टाइम 1 सेकेंड है, और जी की वैल्यू इसने दी हुई है। तो टाइम दिया है, जी की वैल्यू दी है, और लेंथ मैंने फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? इसके लिए ये फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ पेंडुलम T इज इक्वल टू 2π√L/G। ये सब कुछ अंडर रूट में ही है, ये इसका फॉर्मूला। और ये 1 नहीं, ये L होता है, ठीक है। मुझे वैल्यू पुट करनी है, मुझे L की वैल्यू फाइंड करनी है, मुझे रूट को इससे बाहर निकालना पड़ेगा। किससे? L को रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग करते हैं, SBS, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये मेरा t स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 पर जो स्क्वायर आएगा ये 4 हो जाएगा, पाई पर स्क्वायर आएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा, और जब इस पर स्क्वायर आएगा तो ये ऐसे ही लिख के L/G हो जाएगा, ठीक है। अब L को अलग करना है तो सब चीज़ों को इक्वल टू की उस तरफ फेंकना पड़ेगा। t स्क्वायर, ये 4π स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4π स्क्वायर, और ये g यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा g, और यहाँ पर L अकेला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है? अगर कोई मसला है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में। अब बस L अलग हो गया, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। L इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टाइम कितने हैं? 1 का स्क्वायर पुट कर दो, 4 का 4, पाई कितना होता है? पाई 3.142 का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो जी था मल्टीप्लाई हो रहा था, जी कितना है? 9.8 है। बस हो गया। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करने पर आंसर आया, देखो मैंने वैल्यू को पुट की है, तो आंसर है 0.248। लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी आई है? 0.248 मीटर, और यही हमारा आंसर है। चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की जानिब। ये ट्रांसफार्मर वाला है। ट्रांसफार्मर कन्वर्ट 220 वोल्ट सप्लाई। ये क्या है? वोल्ट है। ये हमारी जो ज़्यादा वोल्ट होता है ना वो प्राइमरी वोल्ट होता है, और जो कम वोल्ट होता है वो सेकेंडरी वोल्ट होता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। 220 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, प्राइमरी वोल्ट है। 6 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, इंटू 6 वोल्ट, 220 से 6 में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये कौन सा वोल्ट होगा? सेकेंडरी वोल्ट होगा, 6 वोल्ट होगा। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न भी ज़्यादा होती है, वही जो चीज़ ज़्यादा होगी वो प्राइमरी की होगी। नंबर ऑफ टर्न को हम NP से शो करते हैं, वो कितनी है? 2200 है, 2200 है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल की हमने कैलकुलेट करनी है। जाहिर है वो कम ही होगी, क्यों? सेकेंडरी की कम होती है प्राइमरी के मुकाबले में। फॉर्मूला है, इसका इतना मुश्किल फार्मूला नहीं है। NP/NS इज इक्वल टू VP/VS। हमें क्या फाइंड करना है? हमें NS फाइंड करना है। तो इसको यहाँ पुट करते हैं, इसको यहाँ पुट करते हैं, बस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास। NS अकेला हो जाएगा। देखो NS को मैंने कहाँ लेके जाता हूँ? NVP के साथ। ये लो VP के पास ले गया, और बाकी VS को NP के पास। हाँ ठीक है। देखो मैंने क्या किया, अदला बदली की है। जो नीचे वाले थे ना, इसको यहाँ लेके आ गया और इसको यहाँ लेके आ गया, और कुछ नहीं किया। मुझे अब NS अकेला कर रहे हैं, यानी इसके साथ VP मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जो भी है उन सब के साथ VP डिवाइड हो जाएगा। VP डिवाइड हो गया, ठीक है। NS अकेला हो गया, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। NS तो ऐसे ही रखेंगे। NP की वैल्यू है 2200,
2200 और उसके बाद वी एस की वैल्यू, वी एस कितना है 6 है और वी पी नीचे है तो वी पी कितना है 220 है। कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से हमारा आंसर आ गया 60। तो एन एस कितने हैं, सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न 60 है। देखो कितना कम आया और यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, ये तो ख़त्म हो गया। न्यूमेरिकल की जानिब बढ़ते हैं। हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप्ड, हमें वोल्टेज फाइंड करना है, हाउ मच वोल्टेज। ठीक है, आगे क्या है, अक्रॉस अ 50 किलो ओम रेजिस्टर, ये रेजिस्टेंस दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 50 किलो वोल्ट। 50 किलो का मतलब होता है, चलो मैं के वोल्ट नहीं ओम, के ओम लिख देता हूँ। और इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, किलो का क्या मतलब होता है 1000 होता है ना, 50,000 ओम। ठीक है, किलो का यही मतलब होता है, किलो का 1000 मतलब होता है। आपने यूट्यूब पे अक्सर देखा होगा 1K व्यू, 2K व्यू, 200K व्यू, तो ये हज़ारों में व्यू होते हैं। अच्छा, हुज करंट इज़ 300 म्यू एम्पियर, जो करंट है इसका आई है वो है 300 म्यू एम्पेयर। ये म्यू क्या होता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ, ये बराबर होता है 300 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 एम्पेयर। ठीक है, म्यू किसके बराबर होता है, 10 की पावर -6 के बराबर होता है। बस हो गया क्वेश्चन, ओ सॉरी डेटा हो गया हमारे पास, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। वी को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, अच्छा वी फाइंड करना है, ये तो बड़ा आसान है यार। हाउ मच वोल्टेज वी इज इक्वल टू आई आर नहीं होता, आई आर होता है। नहीं यार, जब मैंने इसे देखा था तब तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, शायद वो अगला न्यूमेरिकल होगा, कोई और होगा, हाँ शायद कोई और होगा। बस यार यही फॉर्मूला होता है, वी फाइंड हो जाएगा। अरे मैं भूल तो नहीं रहा कुछ, चलो देखा जाएगा यार, अगर वो गलती कर रहा ना तो कमेंट में बता दिया करो कि मैं थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसमें, आप देख लें। तो मैं अगली जब वीडियो बनाऊंगा तो ये मिस्टेक कवर करा देंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ मुझे याद आ रहा है ना, तो मैंने इसे देखा था थोड़ा सा अजीब से नज़र आ रहा था, अब थोड़ा अलग नज़र आ रहा है। चलो आई कितना है, आई 300 इंटू 10 की पावर -6 है और रेजिस्टेंस कितनी है 5000 है, 50,000 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 300 इंटू 10 की पावर, आंसर आ रहा है इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद। ठीक है, तो वोल्ट मेरे पास आ गया 15 वोल्ट, जो कि हमारा आंसर है। ये बॉक्स जो आपने ना स्केल ने बनाना है, स्केल से बनाना है ताकि बिल्कुल एक्यूरेट बने। अगला न्यूमेरिकल कर लेते हैं, और वीडियो देखो ज़्यादा लंबी हो रही है तो ज़्यादा सारे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक देखो ये न्यूमेरिकल रहते हैं, हम अभी इस न्यूमेरिकल नहीं इस न्यूमेरिकल पर पहुँचे। तो ये न्यूमेरिकल करके हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा, और बाकी के अगले न्यूमेरिकल इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको मिल जाएगा, मौजूद है डिस्क्रिप्शन में लिंक। नंबर 7, इसका डेटा देखो भाई कहाँ है, वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपगेट एट 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये क्या चीज़ है, ये वेलोसिटी है 0.9 मीटर पर सेकेंड। वो ज़ीरो भी है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, पॉइंट के बाद अगर नंबर आ जाए, नंबर के बाद आखिरी ज़ीरो हो, वो लिखो ना लिखो एक बराबर होता है। इफ़ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पोल, ऑब्जर्व द वेव गो टू अपोजिट एंड रिफ्लेक्ट एट रिटर्न इन 30 सेकेंड। ये 30 सेकेंड क्या दे रहा है, ये टाइम दे रहा है, टाइम 30 सेकेंड दे रहा है। हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड ऑफ द पूल, वो बोल रहा है देखो ये हमारा उसने बोल दिया पूल है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ये पानी है। अगर उसके अंदर जो वेव है ना, वेव वो बोल रहा है वेव यूं ट्रैवल करती हैं, पानी में तो लहरें ही होती हैं, यूं ट्रैवल करती हैं, और ट्रैवल करके जब वहाँ से टकरा के वापस आती है ना, तो कितना टाइम लगता है, 30 सेकेंड लगता है, टाइम 30 सेकेंड लगता है। और क्या है वेलोसिटी उसकी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी इतनी स्पीड से जा रही है। तो बताओ ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, मतलब दूसरा किनारा कितना दूर है, मतलब यहाँ से एग्जैक्टली हमें यहाँ तक की लेंथ फाइंड करनी है, जो कि डिस्टेंस भी होता है, एल भी बोल सकते हैं उसे, एस भी बोल सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँ, एल बोलूँ, डी बोलूँ या फिर एस बोलूँ, इनमें से कोई एक मैं बोल सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी बोल दें, ठीक है। फिलहाल मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं इसे एस बोल रहा हूँ, ठीक है।
मैं इन दोनों को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि ये एस हमें फाइंड करना है। एस का मतलब है डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है 9 क्लास में हमने पढ़ा है, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, सीधा सादा सा फॉर्मूला है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, s इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है। s इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है। ये है वेलोसिटी है 0.9 और टाइम है 30। डिस्टेंस आ जाएगा 0.9 को 30 से मल्टीप्लाई करा दो। 0.9 मल्टीप्लाई बाय 30 27 मीटर आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है। यहाँ तक हम वीडियो को एंड करते हैं। अब हम अगली वीडियो में मुलाकात होगी हमारी। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट है और इसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। और पसंद आ गई हो ना वीडियो तो लाइक कर दें। अब हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।